बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि बज़्म सैफ़ को जो अहबाब देखते हैं, जो बज़्म सैफ़ के देखने वाले हैं, मालूम है कि हर रोज़ किसी न किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत, बिलखुसूस हाफ़िज़ कुरान भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, मज़हबी हवाले में बड़ा नाम कमाया। अब तो एक बिज़नेसमैन भी हैं, पाकिस्तानी बैठक के नाम से एक टॉक शो भी कर रहे हैं और पाकिस्तान जब से आए हैं दोबारा वापस फिर एक और प्रोग्राम शुरू किया है। जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल मुबशर साहब, आइए जल्दी से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है आप साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बज़्म सैफ़ में आने का मौका दिया। बड़े बड़े उलमा कराम, कारी हज़रात नकीब महफ़िल आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बंदा ने चीज़ को शरफ़ बख्शा है, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज इनसे बिलखुसूस इनकी ज़िंदगी के हवाले से जानेंगे काफ़ी कुछ। हाफ़िज़ कुरान कैसे बने, कब हिफ्ज़ किया, फिर कारोबार की फील्ड में कैसे आए, बच्चों को पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते बिजनेसमैन कैसे बन गए, फिर एंकर कैसे बन गए, और आज ये जिस राह पर गामज़न है उस हवाले से इनकी ज़िंदगी के रिलेटेड काफ़ी सवालात हैं। जी आप साहब, आपकी पैदाइश सबसे पहले बताएं, आपकी पैदाइश का कौन सा इलाका है, कहाँ पैदा हुए आप? जी, शहर तो मेरा यही है, सांगला हिल जी, करीबी गाँव है चहुर मुगलियाँ, उधर ही पैदाइश हुई थी 1987 में। तो वालिद मोहतरम मेरे 3 साल जब मैं हुआ था तो उनकी वफ़ात हो गई थी। तो उसके बाद फिर यह है कि सफ़र चलता रहा। वालिदा मोहतरमा ने काफ़ी मेहनत की, सिलाई कढ़ाई करके हमें पाला पढ़ाया, और सबसे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी हमारी तरबियत के ऊपर, तालीम और तरबियत के ऊपर उन्होंने कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज़्ज़त शहरी पाकिस्तान के हैं। तालीम आपकी कितनी है? तालीम तो ज़्यादा नहीं है, मैंने कॉमर्स का काम किया हुआ है जैसे ही सांगरा हिल से ही, और फिर कंप्यूटर के कोर्सेज़ कुछ आपसे किए हुए हैं, कुछ थोड़ा सा सही साफ सीखा हुआ है। ऐसे करते करते काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जो मीडिया के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा आपसे सीखा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये जो हिफ्ज़ किया कुरान पाक आपने, ये कब और कितनी उम्र में किया? दरअसल मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद मुझे किसी ने कहा था कि तुम कुरान पाक पढ़ा करो, ताकि उस टाइम मैं नहीं पढ़ता, जब छोटा था, पढ़ा करो ताकि तुम्हारे वालिद साहब जो है ना वो वापस आ जाएं, क्योंकि हमारी वालिदा बोलती थी कि वो बाहर गए हुए हैं तो वो आ जाएंगे, तुम दुआ किया करो। इस तरह के हमें दिलासा दिया करते थे। जी, जी, तो फिर मुझे कुरान पाक नाज़रा पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। माशाअल्लाह। जैसे ही मैंने 5वीं क्लास में, जो उस टाइम 7 गाँव के एक ही जगह पर होते थे पेपर, मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली, तो मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने हिफ्ज़ करने जाना है। तो बुलेर में हकीम अज़हर साहब के जो मदरसा है, बहुत बड़ा था, कारी बिल्कुल साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, हमारे बहुत प्यारे टीचर थे। जी, इसमें कोई शक तो उनके पास गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने ही हमारी तरबियत में मज़ीद 4 चांद लगाए। मैं अपनी काबिलियत, अगर अपनी वालिदा के बाद अगर दीनी लिहाज से अगर मैं कारी जुवैद साहब का नाम ना लूँ तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। जितना उन्होंने हमारी तरबियत में, तालीम में, कुरान पाक पढ़ाने में जितना उनका असर है, कहीं और नहीं है। आप सब पहले तो आपने हिफ्ज़ किया जब, तो फिर अपने गांव में आप बच्चों को पढ़ाते थे, वो कैसे शुरू किया? और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक फिर काम करने का कैसे आपने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए? देखिए, जब कुरान पाक पढ़ते हैं ना जी, अभी भी मसाजिद में, मदारस में और स्कूलों के बाद लिखा होता है कि इल्म जो है ना गो से लेकर गौर तक हासिल करो, और फिर ये भी लिखा होता है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही जाना पड़े। बेशक। तो जब मैं अपने मोहल्ले में देखता था तो अक्सर हमारे जो बच्चे हैं वो कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, तो वो पुराना स्टाइल बाता सा वाला वो डिफरेंट किरात के साथ नहीं था। तो ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ऐसा शुरू करूं। तो फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया, और उसमें मैं फिर वही बात करूंगा कि कारी साहब की जो एक बड़ी बात थी, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपने अच्छा उस्ताद बनना है ना, शागिर्द के साथ प्यार से बात नहीं करनी, अदब से करनी है, प्यार से नहीं करनी। उसमें उस डांट झपट जरूरी, थोड़ा बहुत ये रखना, ज़रा रोब ताकि बच्चा पढ़ ले जी। और ख़ास तौर पर जब कभी लड़की की बात हो तो मैं हमेशा अपने कारी साहब का जो बात थी वो हमेशा याद रखता हूँ कि लड़की के साथ हंस के बात नहीं करनी, और मैंने कभी नहीं की। और मेरे पास तकरीबन 40-50 के करीब लड़कियां थी जब पढ़ाता था मैं, और मुझे अक्सर के नाम भी नहीं आते थे। मैं उनके वालिद का नाम लेकर बुलाता था
अच्छा। बिनते बिलाल, बिनते अबू बकर, बिनते असद, बिनते साद, मैं ऐसे करके गवाल तो मैंने कभी नाम भी नहीं लिया था। बल्कि हदीस पाक है, जब कोई किसी घर का दरवाज़ा खटखटाए, कोई अंदर अगर औरत है तो ज़रा गुस्से से बोले, जी जी, ताकि वो मर्द जो है उसकी आवाज़ पर मायल ना हो जाए। यार इतनी प्यारी आवाज़ है तो ये खुद कितनी प्यारी होगी। सरकार ने फरमाया ज़रा गुस्से से, रोब से, जलाल से ज़रा बोले, ताकि उसको पता चले ये बहुत यार करख्त लोग हैं, गुस्से वाले लोग हैं। तो इट्स मीन्स के वो सर जो हैं बिलखुसूस आपके जो कारी कुरान हाफ़िज़ साहब हैं, उन्होंने सर हदीस पाक पे अमल करते हुए कहा कि बच्चों के साथ या बेटियों के साथ थोड़ा सा ठीक है गुस्सा रखना है, ताकि जला रखना है, रोब रखना है, ताकि वो पड़ जाए बच्चा। क्योंकि जब वो हमारे रिश्ते में नहीं है ना, हमारी बेटी है तो हमारी बहन है तो उसके साथ हम प्यार से बात करेंगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है। किसी की बेटी के साथ जब बात करते हैं ना, जब वो जवान हो ख़ास तौर पर, उससे अगर प्यार से बात करने का जो है ना बहुत सारे मतलब गलत निकल आते हैं। अच्छा, आप गाँव में मजहबी हवाले से बड़े पेश थे, बच्चों को पढ़ाना, क्विज़ प्रोग्राम जो सवाल जवाबात की नशिस्त होनी वो भी करवानी, फिर उसके साथ साथ मुहाफ़ले पाक भी करवानी, फिर जो गैर मज़हब लोग हैं मसलन मिर्ज़ाई जो है या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके साथ आप जो है तबलीग भी करते थे। तो ये सारे काम करते 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 अचानक आप बिज़नेस लाइन में आ गए, ये कैसे हुआ, क्यों ज़रूरत पेश आई? असल में उसके पीछे फिर तरबियत की बात आती है कि मुझे मालूम है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सिलसिला शुरू किया था कि आप तनख्वाह का जो मौलवी हज़रात हैं, जो उलमा कराम हैं, जो मुअज़्ज़िन हज़रात हैं, उनके लिए तनख्वाह का सिलसिला था। लेकिन हमारी वालदा इस चीज़ को अभी भी कबूल नहीं करती हैं। वो कहते हैं जब आपने कुरान पाक पढ़ाना है, जब दीन की खिदमत करनी है, जब तक करनी है फ्री करनी है, पैसे नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस वजह से मुझे चूँकि मैंने पढ़ना भी मेरे लिए ज़रूरी था, माशाअल्लाह, फिर माशाअल्लाह। पढ़ने के लिए वजह से मैंने फिर ये सिलसिला जो था ना अपने दूसरे 2 हुफ़ाज़ के सर पे छोड़ा, मैंने उनको सौंपा। फिर उसके बाद मैं तलीम के सिलसिले में चला गया, फिर जॉब करते रहे क्योंकि वसाइल नहीं थे। जैसे ही कुछ हालात बेहतर हुए तो फिर ज़ाहिर सी बात है कारोबार में बरकत है, तो फिर हम बेहतर सोचा कि जॉब कितनी देर करेंगे, कारोबार में ही बरकत है, तो कारोबार को ही अपना लिया। अच्छा, फिर वो वहाँ से गांव से निकले, फिर आपने कंप्यूटर भी सीखा? जी जी बिल्कुल। कंप्यूटर के साथ साथ फिर कारोबार भी किया, जॉब भी की होगी यकीनन कोई ना कोई। तो उसके साथ साथ फिर अचानक आउट ऑफ कंट्री मस्कत, आई मीन ओमान कैसे जाना हुआ? मैं इससे पहले आपने कंप्यूटर की बात की तो मैं छोटा सा वाक़या है जो हर घर में होगा। अच्छा। हुआ क्या कि जब मैट्रिक के बाद ना मैंने बड़ी महफिल करानी थी मुकाबल हुस्न क़िराअत के हवाले से। जी जी जी। तो मैं उसमें इतना मगन हो गया कि पेपर ख़त्म होने के बाद छुट्टियाँ थी, तो उन्हीं कामों में बिज़ी था। तो मेरी वालदा डेली मुझे उठाती, लस्सी पिलाती और बोलती कि तुम हाफिज़ हो, तुमने ना मस्जिद में कुछ करना है ना उधर कुछ करना है, छोटा भाई तुम्हारा कंप्यूटर सीख रहा है, तुम क्यों नहीं सीख रहे? तो मुझे डेली उन्होंने लस्सी भी पिलानी, साथ में डेली नसीहत भी करनी, बेटा कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर सीखो। तो फिर 2006 में 27 जून आज भी मुझे याद है जब मैंने कंप्यूटर को बाकायदा सीखने का इरादा किया और फिर सीखा। फिर उसी सिलसिले में ही चलता रहा आगे सिलसिला। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं ना बड़ा हो के HP का लैपटॉप लूँगा, मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे गांव में डेल के लैपटॉप सबके पास। उस वक्त कंप्यूटर बहुत मुश्किल होते थे, तो फिर लैपटॉप तो बड़ी नायाब चीज़ थी। तो जिनके पास थे वो अमीर लोग थे, ऐसे ही तो मेरी ख्वाहिश थी HP का लैपटॉप लेना। अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान से फिर हालात की वजह से बाहर जाना पड़ा, मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल की, 1.5 साल तकरीबन मुझे कभी इधर काम कभी उधर काम। फिर उसके बाद मुझे HP कंपनी में ही एज ए सेल्स प्रमोटर जॉब मिल गई और मेरे लिए बड़ी खुशी की बाइस था ये काम मरहला, ये सिलसिला कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं HP का लैपटॉप खरीदूँ। अभी HP ने मुझे खरीद लिया एज ए एम्प्लॉय। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ HP ने ही मुझे गिफ्ट दिया था जब मेरी प्रमोशन हुई थी सेल्स प्रमोटर से सेल्स मैनेजर की। तो ये है कि सिलसिला रोज़गार के हवाले से गया थे, वहाँ पर जाना हुआ। लेकिन जब हालात बेहतर हुए तो पहली तरजीह यही थी शादी ब्याह के बाद, घर बनाने के बाद कि कारोबार बनाना है। तो 2-2.5 साल हो गए हैं तकरीबन भाई ने कारोबार चलाया हुआ था, अभी पाकिस्तान में है। जी जी। उसी को लेके आगे चल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके भाई हैं गालबन ABC गारमेंट्स के हवाले से? जी जी ऐसे ही है। तो वहाँ आप काम करते थे एज HP में, ठीक हो गया, सेल्समैन। वहाँ पे तो मैंने फिर देखा कभी UAE का टूर था आपका, कभी सऊदीया का टूर था, कभी कहीं किस कंट्री का है, ये टूर क्यों करते थे आप? देखिए जब खुदा की रहमत होती है ना
तो फिर खुदा नवाजता भी है। बेशक। तो मैंने जितने भी टूर किए हैं मेरा उसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं कभी आया। अच्छा। तो कंपनी ही मुझे कभी ट्रेनिंग के सिलसिले में, जी जी मीटिंग के सिलसिले में मुझे बुलाते थे। ठीक है। तो फिर जब कहते हैं ना सरकार का करम हो, जब करम करता है ना तो फिर कुल सीरो फिल आरती, जब कुरान पाक में हुक्म है तो फिर ज़मीन की सैर करो। बिल्कुल। जब मौका है तो फिर करना चाहिए। तो फिर वो भी देखे हैं, दुनिया भी देखनी चाहिए, दुनिया भी घूमी है, ओमान भी घूमा है, पाकिस्तान में भी आते हैं, जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं कि इधर जाएँ, देखें, रिश्तेदारों को मिलें, सबको मिलें। तो बस सिलसिला ये कह लें कि रोज़गार शौक़ से भी घूमते थे, यही कुछ था। ये सारा कारोबार करते हुए काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने पाकिस्तान में भी भाइयों को काम करवा के दिया, बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से। तो आउट ऑफ कंट्री, आई मीन ओमान में आपने काम करते करते अचानक ये पाकिस्तानी बैठक जो है एज अ एंकर, ये प्रोग्राम कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या फरमाएंगे इसके हवाले से? इसके पीछे 2016 की बात है, जब मेरी शादी हुई थी ना जी, आपसे ही मुलाकात हुई जब मेरी, तो आप बात कर रहे थे बज़्म सैफ के हवाले से। अच्छा। तो मेरे ज़हन में ये चीज़ थी जी, अगर आप टीवी ऑन करते हैं तो टीवी में हमें सिर्फ लोग नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात, मैन MP है, बड़ा फिल्मी स्टार है, एक्टर है, वही लोग आते हैं। जो असल हीरोज़ हैं वो लोग, कौम के असल हीरो, वो उनको लोगों को पहचानता ही नहीं। ठीक है। जब मैं पाकिस्तान में था, चूँकि वसाइल ना होने की वजह से इतना ना कर सके, उधर गया, हालात कुछ बेहतर हुए, तो जब मैंने महसूस किया कि अभी मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मौका मिल गया, हमारे पाकिस्तान सोशल क्लब है, उनसे मुंसलिक होने के बाद मुझे एक महसूस हुआ कि अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कम्युनिटी के लिए, जो वहाँ पे लोग पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एफर्ट्स की हैं, हम उनको इस मकाम तक लेके आने के लिए। अभी जो कुछ हमें वहाँ पे जाते हैं, हमारे पास एम्बेसी की बेहतरीन जगह है, वो चूँकि गवर्नमेंट अदारा है, पाकिस्तान स्कूल है, वहाँ पे वो लोगों से फंड रेजिंग करके बनता है। बिल्कुल। अगर आपके इल्म में है नहीं है तो वो पाकिस्तान सोशल क्लब है, वो भी कम्युनिटी का अदारा होता है। वो लोग फंड इकट्ठा करके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बना के फिर उसमें समाजी खिदमात सर अंजाम देते हैं, तालीमी जो सरगर्मी है वो जारी रखते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने उन हीरोज़ को पकड़ा और इन हीरोज़ की जो लाइफ है उनके बारे में मैंने जानने की कोशिश की। पहले तो मैं खुद जानना शुरू किया, फिर वीडियो बना के उनको मैंने ऐसा कोशिश की कि मैं एक वीडियो बना के दे दूं, जो कि अक्सर जन के ने इंट्रोड्यूस किए हैं मैंने। कुछ शख्सियात कुछ 60+ हैं, कुछ 55+ हैं, सिर्फ 4-5 ऐसे होंगे। टोटल मैंने तकरीबन 30 के करीब किए हैं इंटरव्यू मुख्तलिफ शख्सियात के। तो उनमें से सिर्फ 4-5 ऐसे होंगे जो यंग होंगे, जो 40 के कम होंगे। जी। बाकी सब वो ज़्यादा हैं। ठीक है। तो मेरी कोशिश थी कि ज़िंदगी का जो उनका सरमाया है, उनका जो तजर्बात हैं, वो कैसे उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ उस वक़्त जब ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे उस मुल्क में। उन्होंने पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, आज के दिन के लिए उन्होंने उस वक़्त मेहनत की। तो ज़ाहिर सी बात है उसको मैंने कैद करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, वहाँ पर आप पाकिस्तानी बैठक, ठीक है, तो यहाँ पर जब पाकिस्तान आए हैं तो कुछ और नाम से आपने प्रोग्राम शुरू कर लिया, इसकी वजह क्या? हालांकि वो पाकिस्तानी बैठक के नाम से ही करते तो कुछ और ही बात होती। दरअसल पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में मुझे पाकिस्तान का नाम ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, कि मैं पाकिस्तान में अच्छा। वहाँ पर हम चूँकि मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों के साथ रहते हैं। मेरे जो कुलीग्स हैं वो आलमोस्ट इजिप्शियंस हैं और इंडियंस हैं और बंगालीज़ हैं, फ़िलिपीनी हैं, इस तरह के मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों और आज तक वो लम्हा आपको याद हो, और कोई ऐसा लम्हा जहाँ पे आप बहुत परेशान हुए हों और आज तक वो परेशानी का लम्हा याद हो, कोई ऐसी जो बातें हैं या लम्हे हैं या कोई ऐसे जो वाक़यात हैं जो हमारे साथ आज शेयर फरमाएंगे? वैसे तो जी बहुत सारे लम्हात हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि 2017 में हुई थी जी, कि चूँकि वसाइल ना होने की वजह से, वालिद साहब के सर पे हाथ ना होने की वजह से हालात इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है। कुछ हालात बेहतर हुए जब मैनेजर बना, तो मेरा जो बॉस उन्होंने बोला कि कामयाबी तब है जब तुम्हारी वालदा तुम्हारे साथ है। अच्छा। वालदैन तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी कामयाबी, जो तुम जितने मर्जी हीरो बन जाओ, तुम्हारी वालदा नहीं, तुम्हारी वालदैन ने नहीं देखी, तुम्हारी कामयाबी ज़ीरो है। ठीक है। तो मैंने उनके कहने पर फैमिली को वहाँ पर बुलाया, इत्तेफाक से वहाँ पर मुझे मौका मिला कि वालदा के उसल में वहाँ पे मुझे खुशखबरी मिली मेरी बेगम की तरफ से कि साहब औलाद होने वाले हैं। तो वालदा बड़ी खुश हुई, तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? अच्छा। तो मैं भी खुश हुआ, मैंने कहा अम्मी मुझे नई गाड़ी ले दें। ठीक है। और ये वो ख्वाहिश थी
जिसकी ना उन्हें उम्मीद थी ना मुझे उम्मीद थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अम्मी को ही मालूम है कि पैसे तो मैंने लगाने हैं, लेकिन इजाज़त के अम्मी की इजाज़त बगैर हम वहाँ पे रह के नहीं कर सकते। तो अम्मी ने बोला ठीक है, कितने की आती है। तो हमने बहरहाल वो सिलसिला शुरू हुआ, प्रोसेस था जो भी। मैंने जब गाड़ी ली वहाँ पे पहुँचा तो जब गाड़ी रिसीव की, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद जब चाबी दे रहे थे ना, वो लम्हा सबसे बड़ी कामयाबी थी मेरी नज़र में कि मेरी वालदा कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी कह लें कि फ्रंट सीट पे बैठ के कभी सफ़र नहीं किया गाड़ी में, आज वो मेरी सीट फ्रंट सीट पे बैठी हुई हैं, वो चाबी ले रही हैं, खुद रिसीव कर रही हैं जी। और वही लम्हा कह लें कि मेरे लिए दुखी भी थोड़ा सा था वालिद मोहतरम की वजह से। काश वालिद होते तो और अच्छा लगता उनको। यहाँ कह लें कि उसके बाद अगर मैं जब हिफ्ज़ करके आया था घर वापस, तो जब मेरी वो भी बहुत प्यारा लम्हा होता है। तो मेरी जब दादी हयात थी तो वो रोती थी, अम्मी भी, कि यही सोचते कि अगर आज हमारा बेटा होता या मेरी जो वालदा बोलती थी अगर उनके वालिद होते तो उनको कितनी खुशी होती कि उनके बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिया। क्योंकि मेरे वाला साहब भी हाफिज़ थे माशाल्लाह, तो इस वजह से मेरे अंदर भी वो जज्बा था, खून में चीज़ शामिल थी। अलहम्दुलिल्लाह भी हमारा जो मेरा भतीजा है वो भी हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा आफ़ साहब, रिसेंटली तो आप पाकिस्तान से छुट्टी होकर गए थे, ठीक है, ओमान वापस, तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद फिर आप छुट्टी आ गए, इसकी वजह क्या बनी? जैसे ये कोरोना वायरस जब से फैला है जी, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है, और इसी वजह से ओमान में इसमें पूरी दुनिया में कारोबार तकरीबन अभी तक तो तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं लोग, वो गुजारा कर रहे हैं। तो इसी असना में जब ये हुआ तो जो कि मेरी पोजीशन ऐसी है, सेल्स का काम है जी, तो जो बिलोंग्स टू माय प्रोफेशन, जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने भी स्टोर थे, वो क्लोज होने की वजह से हम कह लें कि वहाँ पे फ्री बैठे हुए थे। ठीक है। तो हमारा जो सफारत खाना पाकिस्तान है, और उन्होंने और दूसरे भी ममालिक के जो सफारत खाना, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था स्पेशल फ़्लाइट्स का। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें सबसे पहले आता है। अच्छा। और हमारे जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान या बांग्लादेश, उनका बहुत बाद में जाके प्लान बना, फिर उन्होंने एक काम शुरू किया, सफारत खाना ने स्पेशल फ़्लाइट का सिलसिला शुरू किया। तो मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया, बजाय वहाँ पे फारग बैठने के पाकिस्तान आ गए हैं तो अपनी भी फैमिली में हैं, घर पे बैठे हुए। अब हालात बेहतर होने का सोच रहे होते तो फिर इंशाल्लाह फिर वापस चले जाएं। कोई दिल में ऐसी ख्वाहिश जो अभी रहती हो कि ये पूरी यार होनी चाहिए, कोई ऐसी ज़िंदगी में ख्वाहिश है अभी तक? वैसे तो वही बात वही, ज़्यादा ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश का हम नहीं मिले। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ प्लानिंग बाकी हैं, बच्चे छोटे हैं, तो कोशिश यही है कि जैसे हमारी वालदा ने हमारी अच्छी तरबियत की है कि हमें हलाल हराम का फ़र्क पता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वसाइल ना होने के बावजूद भी हमें मौके भी मिलते रहे, लेकिन हमने कोशिश किया है कि थोड़ा खा लें लेकिन हलाल खाएं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि अब यही बड़ा मिशन है आगे, जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी तरबियत दें। ये नहीं कि अपने ज़ाती बच्चे जो हैं, अपने भाई के बच्चे जो हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, कोशिश करते हैं कि उनको भी अच्छा मशवरा दें। तो ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, जब भी हज उम्रे में और भी करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपने हिफ्ज़ किया जी, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम भी जो मजहबी हवाले से करवाए, उसके बाद कारोबार भी किया, फिर कंप्यूटर भी सीखा, फिर आउट ऑफ कंट्री भी गए, फिर वहाँ पे कारोबार किया, दुबई गए, मस्कत, उसके अलावा सऊदीया भी गए, काफ़ी और भी ममालिक में गए कारोबारी हवाले से। तो आप अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो क्या बताएंगे कि आपने इतनी ज़िंदगी में कौन कौन सी बातें सीखी हैं जिन पर अमल करके एक आम इंसान भी कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार सकता है? सॉरी जी, देखें, अगर हम बात करें ना किसी बड़े फ़िलासफ़र की, तो मैं नहीं मानता किसी को। मैं क्या देखता हूँ, हमारे पास वैसे तो इत्तबाए सुन्नत है हमारे पास, अगर हम सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हैं तो हमारे लिए कामयाबी बहुत सारी है। अगर मौजूदा दौर की बात करूँ ना, तो अगर जो अल्लामा इक़बाल ने बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी और जब मेरी जो कामयाबी है, जो जिस काम में भी हाथ डालते हैं तो काम कर लेते हैं, उसके पीछे राज यही है कि हमें खुद के ऊपर यकीन है। हाँ, हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर मैं कोशिश मैं करूँगा, बाकी फिर मेहनत जो है, मेरा काम करना है, फल देना रब की ज़ात का काम है। फिर ला तकना तो रहमतिल्लाह पे हमारा पूरा यकीन है। जब आप खुद पे यकीन रखते हो, खुद ही पे यकीन रखते हो, वही कहा ना अल्लामा इक़बाल ने, फ़ज़ाए बदर पैदा कर जी, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं आप भी कतार अंदर। तो मकसद यही है कि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो जब आप पहले माहौल तो बनाएं, ठीक है, जब आप अपने आप को इस चीज़ में डाल लेते हैं कि हाँ मैंने ये काम करना है, मैं करूँगा,
ठीक है। तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल की जानब बढ़ूँ, मैं नाज़रीन से बताता चलूँ कि हाफ़ साहब का एक और सेगमेंट प्रोग्राम हमने जो किया है, बिलखुसूस जो यूरोप जाना चाहते हैं, गल्फ़ जाना चाहते हैं, जिनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, और जो वहाँ पे मसाइल पेश आते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, आने के लिए, काम के लिए, सफारत खाने के रिलेटेड एक प्रोग्राम अलग से किया है। इंशाल्लाह उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा। आप वहाँ से भी जो न्यू हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आखिर में आप क्या फरमाएंगे, जो बज़्म सैफ़ का जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, उलमा इकराम के हवाले से, समाजी शख्सियात के इंटरव्यू के हवाले से, दीगर अच्छी से अच्छी जो शख्सियात हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, कोई भी हों, उनके इंटरव्यू का जो सिलसिला है, उस हवाले से क्या फरमाएंगे? जी, मुझे तो बड़ी खुशी महसूस है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मुझे जब देखता हूँ कि एक ही लड़ी में उलमा कराम भी मौजूद हैं, पीरान उज़ाम भी मौजूद हैं, कुर्रा हज़रात भी मौजूद हैं, ख़तीब, नकीब, मुसन्नफ़, शायर सब मौजूद हैं। अगर उसी लड़ी में अगर मेरा भी नाम आ गया तो मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमाए। और ये सिलसिला ऐसा है कि देखिए, इसमें शायद आपको हम कहते हैं कि थैंकलेस जॉब है, कि लोग आपको शुक्रिया शायद अदा ना करें, लेकिन यह याद रखें जैसे अलहाज खलील मुजद्दिदी साहब को, मौलाना सिद्दीक़ साहब को, उनके कामों की वजह से कितने सालों के बाद लोग आज भी जानते हैं। तो आपका जो ये काम है ना, मतलब हर नए शख्स के लिए, नई नस्ल के लिए, क्योंकि बहुत आसान काम है इस दौर में ये नाच गानों वाली वीडियोस बनाना, टिकटॉक पे जाके बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत आसान है और वो वायरल भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन आपकी व्यूज़ कम हैं। मैं भी आप पाकिस्तान में बैठा करता हूँ, मैं भी कहता हूँ मेरा व्यू से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है कि कितने लोग देखते हैं। 2-4 देख लें, 10 देख लें, जो देखे सोने फ़ायदा हासिल करे, अमल करे, उन मेहनत को, उन कावश को सराहे, बस हमारा काम से जी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आपका बड़ी मेहरबानी जी। जी नाज़रीन, उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आज की नशिस्त, आज की बज़म आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट्स दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।